हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक नया टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था लर्निंग। तो उसका हम लोगों ने जो है कि ये पढ़ा था कि लर्निंग है क्या चीज़। ठीक है, अब उसके बाद मैंने लास्ट क्लास में ये भी कहा था कि लर्निंग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है लर्निंग से रिलेटेड थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग एक नई थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है पेवलोस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये सेकंड लेक्चर है लर्निंग टॉपिक का। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस में बता दूं कि सिलेबस में जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो है अधिगम सीखना, यानी अधिगम और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक का ब्रैकेट में अंदर लिख रखा है। यहाँ पर देखिए लिखा है आयु एवं परिपक्वता। ठीक है, अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन एवं नैमित्तिक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखना। यानी कि यहाँ पर 3 सिद्धांतों की बात हो रही है। पहला सिद्धांत जो है एक प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि पेवलोस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, दूसरा है आपका इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, या जिसे हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। वो जो है स्किनर के द्वारा दिया गया है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। और एक जो है भूल द्वारा सीखना या प्रयत्न एवं भूल, यानी कि ट्रायल एंड एरर, जो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, ये मुख्य रूप से सिलेबस में दे रखा है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कौन सी थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, यानी अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, इसको मुख्य रूप से हम लोग को देखना है। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा थ्योरी है आज हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अधिगम के प्रतिमान। ठीक है, जो टॉपिक है हमारा अधिगम के प्रतिमान। अब देखिए कौन कौन से प्रतिमान हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अधिगम कई विधियों से होता है। ठीक है, इनमें से कुछ विधियों का उपयोग साधारण प्रकार की अनुक्रियाओं के अर्जन में होता है, जबकि कुछ का उपयोग जटिल अनुक्रियाओं को प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है, अधिगम की जो सबसे सरलतम विधि है उसे हम लोग अनुबंधन कहते हैं, यानी कंडीशनिंग कहा जाता है। यानी लर्निंग का जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो है कंडीशनिंग। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कंडीशनिंग होता क्या है। अब देखिए, इसके 2 प्रमुख प्रकार पाए गए हैं। सबसे पहला है प्राचीन अनुबंधन। ठीक है, प्राचीन अनुबंधन, जिसे हम लोग पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। और जो सेकंड है दूसरा, क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन, जैसा कि अभी मैंने शुरुआत में ही बताया, ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, जिसको मैं अभी कह रहा था स्किनर के द्वारा दी गई है, उसकी बात मैंने बताई। उसके अलावा जो अधिगम के प्रतिमान हैं, देखिए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, और फिर है आपका संज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग, फिर वर्बल लर्निंग, वाचिक अधिगम, फिर संप्रत्यय अधिगम यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग, एंड लास्ट वन इज कौशल अधिगम यानी स्किल लर्निंग। सिलेबस में मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी लर्निंग को हमें पढ़ना है मुख्य रूप से। अब आगे अगर हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि आई.पी. पावलोव, एक रूसी शरीर मनोवैज्ञानिक थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा ये दिया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी थ्योरी को और किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि किस थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, या जिसे अभी आपने पढ़ा प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, या इनकी थ्योरी को शास्त्रीय अनुबंधन का भी सिद्धांत कहा जाता है, आई.पी. पावलोव की थ्योरी को। और आई.पी. पावलोव को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इसके लिए। तो देखिए, जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है या प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत है, उसको सबसे पहले हम, एक है रिस्पोंडेंट लर्निंग थ्योरी, इस नाम से भी जानते हैं, यानी प्रतिक्रियावादी। रिस्पोंडेंट का होता है प्रतिक्रियावादी अधिगम थ्योरी सिद्धांत। दूसरा नाम है सब्सटीट्यूशनल लर्निंग थ्योरी, भी इसी को हम लोग कहते हैं। तीसरा नाम है इसका एएनएस मीडिएटेड लर्निंग थ्योरी, यानी एएनएस का मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का सिद्धांत। ठीक है, अभी ये सब बताऊंगा क्यों कहा जाता है इन नामों से, इसके पीछे भी रीज़न है।
चौथा है आपका सिग्नल लर्निंग थ्योरी, इस नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है, यानी चिन्ह अधिगम सिद्धांत। पांचवा नाम है इसका टाइप 1 लर्निंग थ्योरी, ठीक है, पांचवा नाम है टाइप 1 लर्निंग थ्योरी। छठा नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो फेमस नेम है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। सातवां है एलिसिटिव लर्निंग थ्योरी। एलिसिटिव लर्निंग का एलिसिटिव का मतलब होता है किसी भी व्यवहार को किसी भी मनुष्य के अंदर से जबरदस्ती निकालना, ठीक है, तो एलिसिटिव लर्निंग थ्योरी हो गया। आठवां है स्टिमुलस यानी एस टाइप लर्निंग थ्योरी, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है स्टिमुलस बेस्ड है, ठीक है, स्टिमुलस के बाद ही रिस्पॉन्स आता है, इसलिए स्टिमुलस लर्निंग थ्योरी कहा जाता है इसे। और नवा जो है जो लास्ट नेम है एसएस थ्योरी। एसएस थ्योरी का मतलब यही यहाँ पर यही है, स्टिमुलस थ्योरी भी हम लोग आईपी पेवलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है इस नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए क्या है, जो शास्त्रीय अनुबंधन है जिसके अभी मैं चर्चा कर भी रहा था आप लोगों से, प्राचीन अनुबंधन, ठीक है, इसमें क्या है देखिए, इस प्रकार के अधिगम का अध्ययन सर्वप्रथम इवान पेट्रोविच पेवलोव, इनका पूरा नाम है, द्वारा किया गया, है ना। इनका जो मुख्य उद्देश्य था पाचन क्रिया की शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना था, ठीक है। जब ये अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने उसी दौरान देखा कि वे इनके अध्ययन में देखिए एक ये भी पेट क्वेश्चन है, वैसे पूछा नहीं जाता है लेकिन जान लीजिए, क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन थोड़े अच्छे ही पूछे जाएंगे। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है छोटे मोटे एग्जाम में कि आईपी पेवलोव जो थे जिन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, वे जो प्रयोग कर रहे थे वो किस जानवर पर कर रहे थे, तो आईपी पेवलोव ने अपने सारे प्रयोग जो हैं कुत्ते पर किए हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कुत्ते के सामने ये भोजन रख देते थे और भोजन रखने से पहले एक घंटी बजाते थे, और घंटी बजाने पर जो है कि कुत्ता जो है भोजन मतलब केवल घंटी बजाने पर ही एक समय ऐसा आया कि लार स्राव करने लगा था, यानी कि पहले जो कुत्ता सामने भोजन रखने पर लार स्राव करता था, अब वो मात्र घंटी बजने से ही लार स्राव करने लगा था, ठीक है। ये एक शॉर्ट में मैंने बताया इसको, बाकी जब पढ़ेंगे तो अभी देखते हैं इसको, ठीक है। ये पूरा इनका जो भी प्रैक्टिकल है वो लिख रखा है, तो इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, वो मैंने आपको बता दिया है। इनकी थ्योरी में जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये फिगर है, इस कुत्ते को मैकेनिकली इन्होंने बाउंड कर दिया था और लार ग्रंथियों से एक नली लगा दी गई थी, लार मापन हेतु एक कप दे दिया गया, अभिलेखन उपकरण है, यहाँ पर भोजन है और एक ओर से दिखने वाला शीशा लगा दिया गया, क्योंकि जो है कुत्ते के रिस्पॉन्सेस को देखा जा सके। तो इनकी जो थ्योरी में मुख्य चीज़ें हमें ये जाननी है कि कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, यानी अनुबंधित उद्दीपक क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी यूसीएस अनुबंधित उद्दीपक क्या है, और उसके रिस्पॉन्स में जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स मिलता है यानी कि अनुबंधित प्रतिक्रिया और अनकंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हाँ CR कंडीशन रिस्पॉन्स, जो अनुबंधित अनुक्रिया है वो कैसे मिलती है उसको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य इनकी थ्योरी की जो हैं बातें हैं। अब यहाँ पर मैंने एक फिगर दे रखा है, देखिए लिया है यहाँ पर आपको समझाने के लिए। इसमें देखिए क्या है, इसको शॉर्ट में समझेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए बिफोर क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी फिगर ये बताता है कि शास्त्रीय अनुबंधन से पहले पेवलोव ने क्या किया था, कुत्ते के सामने भोजन रखा और भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह में सेलिवेशन यानी सलाइवा लार टपकने लगा कुत्ते का। तो यहाँ पर फूड क्या है, फूड जो है आपका स्टिमुलस का काम कर रहा है, यानी फूड, अगर हम बिफोर कंडीशनिंग की बात करें तो फूड क्या है, अनुबंधित उद्दीपक है। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है, डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि पेवलोव की थ्योरी में अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस क्या है और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए जब पेवलोव ने कुत्ते के सामने केवल भोजन रखा तो भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगा। यह है बिफोर क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी अभी अनुबंधन नहीं हुआ है। जब तक अनुबंधन नहीं हुआ है कुत्ता के सामने केवल भोजन रखा जा रहा है, एक ही स्टिमुलस रखा जा रहा है जिसे अनकंडीशनड स्टिमुलस कहा जाता है। अनकंडीशन का मतलब क्या है, अनुबंधित उद्दीपक, है ना, अनुबंधित
उद्दीपक, यानी अभी कंडीशनड नहीं हुआ है। देखिए लिखा है ना बिफोर क्लासिकल कंडीशनिंग। तो अभी फूड यहाँ पर क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, और अनकंडीशनड स्टिमुलस की वजह से, यूसीएस की वजह से जो लार टपक रहा है उसे क्या कहा गया, अनुबंधित अनुक्रिया, यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये बात हुई बिफोर क्लासिकल कंडीशनिंग की। अब देखिए बिफोर क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब जब तक अनुबंधन नहीं हुआ था तब तक हम कुत्ते के सामने केवल घंटी बजाते थे, केवल घंटी बजाते थे, तो कोई भी लार कुत्ते के मुंह से नहीं टपकता था। अब देखिए आगे फिगर में है, जब हम घंटी बजाने लगे, यानी ड्यूरिंग क्लासिकल कंडीशनिंग। ड्यूरिंग क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या हुआ, पावलोव ने क्या किया, अब खाने से पहले, फूड से पहले इन्होंने क्या किया, कुत्ते के सामने घंटी बजाई, बेल नॉक की। देखिए इस फिगर को समझिए, बेल फॉलोड बाय फूड, घंटी बजाई, फिर उसके बाद खाना रख दिया, तो कुत्ते के मुंह से लार जो है टपकना स्टार्ट हुआ। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर फूड क्या था हमारा उस समय, अनकंडीशनड स्टिमुलस था। अब अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ जब पावलोव ने बेल भी कुत्ते के सामने रखा, ठीक है, बेल बजाई, तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आने लगा। अब देखिए यहाँ पर आफ्टर कंडीशनिंग यानी लास्ट वाला, देखिए बेल बजा, सेलिवेशन होने लगा, यानी कि यही प्रक्रिया बार बार जब पावलोव ने कुत्ते के साथ की, यानी घंटी बजाई फिर उसके बाद भोजन दिया, घंटी बजाई भोजन दिया, तो कुत्ता अब ये समझ गया था कि मात्र घंटी के बजने से ही वो यह सिग्नल समझ जाता था कि भोजन मिलेगा। तो वो क्या करता था, अब एक समय ऐसा आया कि वो केवल घंटे बजाते थे और भोजन नहीं देते थे, फिर भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता था। यानी जब ये कंडीशनिंग हो गई, यानी कुत्ता केवल मात्र घंटी के बजने से ही लार टपकाने लगा, तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया अनुबंधन हो गया है। अब उस अनुबंधन के केस में ध्यान से समझिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावलोव की थ्योरी में कंडीशनड स्टिमुलस क्या है, तो जो घंटी है, बेल, यानी कि जिसकी वजह से कुत्ता मात्र केवल घंटी की आवाज़ सुनकर ही लार टपकाने लगा था, वो क्या है ना, मतलब तो वो क्या है, बेल है। बेल यानी कंडीशन स्टिमुलस क्या है यहाँ पर, अब बेल हो गया। और कंडीशन रिस्पॉन्स, क्योंकि अब जो कुत्ते का लार है केवल मात्र घंटी की वजह से टपक रहा है, इसलिए उसको कंडीशनड रिस्पॉन्स कहा जाने लगा, यानी अनुबंधित अनुक्रिया। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, अनुबंधित अनुक्रिया। तो ये था ये फिगर, और आशा करता हूँ मैंने आपको ये चीज़ सही समझाई होगी और सही से आप समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अब देखिए इसमें क्या है, कुछ निष्कर्ष हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, इसको ध्यान से देखिए। पावलोव का यह निष्कर्ष था कि यदि तटस्थ उद्दीपक को किसी उपयुक्त एवं स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार दिया जाता है, ठीक है, तो तटस्थ उद्दीपक यानी न्यूट्रल स्टिमुलस के प्रति व्यक्ति वैसी ही अनुक्रिया करना सीख लेता है माफ़ कीजिएगा, वैसी ही अनुक्रिया करना सीख लेता है जैसा कि वह उपयुक्त एवं स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करता है। ठीक है, यह निष्कर्ष एक प्रयोग पर आधारित है, जो कि मैंने ये प्रयोग आपको बता दिया। इस प्रयोग को एक बार मोटा मोटा देख लीजिए। एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रण प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे उन्होंने खड़ा कर दिया था। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था, क्योंकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन देखकर उसके मुंह में लार आ जाता था। ठीक है, कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के 0.4 या 0.5 सेकंड यानी अर्थात 400 या 500 मिलीसेकंड पहले एक घंटी बजाई जाती थी। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तो यह देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गया। वही जो अभी मैंने पहले कहानी बताई है वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि पावलोव ने क्या निष्कर्ष निकाला कि कुत्ता घंटी की आवाज़ पर लार के स्राव करने की क्रिया को सीख लिया है। अब देखिए उनके अनुसार क्या है, घंटी की आवाज़ तथा लार के स्राव के बीच एक साहचर्य स्थापित हो गया है, एसोसिएशन हो गया है, जिसे उन्होंने अनुबंधन की संज्ञा दी। किसने? पावलोव ने। ठीक है, अब क्या है देखिए, इस अनुबंधन का आधार यह था कि कुत्ता एक उद्दीपक को दूसरे उद्दीपक के आने का संकेत मानता था, यानी घंटी को कुत्ता ये मानता था, घंटी एक उद्दीपक है, स्टिमुलस 1,
वो कुत्ता ये मानता था घंटी बजी तो स्टिमुलस 2 यानी कि भोजन उसे मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इस थ्योरी में कुछ टर्म्स हैं, इसको जानना जरूरी है। सबसे पहला टर्म है अनकंडीशनड स्टिमुलस, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनकी क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जाता है साइकोलॉजी के कि इनकी थ्योरी में अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है। तो देखिए अनकंडीशनड स्टिमुलस को स्वाभाविक उद्दीपक भी कहते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक नाम से ही पता चल रहा, जिसको देखते ही बिना अनुबंधन के कुत्ता केवल भोजन को केवल देखते ही जो है लार टपकाने लगा था पूर्व प्रशिक्षण के, तो वो अनकंडीशनड स्टिमुलस इनकी थ्योरी में क्या है, भोजन है। ठीक है, स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है। अब भाई अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी अनुबंधित उद्दीपक की वजह से कुत्ता जो है अनुबंधित अनुक्रिया करने लगा था, यानी कि लार टपकाना, वो क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, यूसीआर है। अब कंडीशनड स्टिमुलस क्या है, मैं बता चुका हूँ पहले भी। कंडीशनड स्टिमुलस यहाँ पर बेल है। क्या है, बेल है। अनुबंधित उद्दीपक वैसे उद्दीपक को कहा जाता है जिससे यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ या उससे कुछ सेकंड पहले लगातार, अब देखिए यहाँ पर ये लाइन समझना जरूरी है और ध्यान से इसको समझने की कोशिश भी करिएगा कि अनुबंधित उद्दीपक होता क्या है, यानी कंडीशनड स्टिमुलस। अब क्या है, देखिए वैसे उद्दीपक को कहा जाता है जिससे यदि स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन के साथ या उससे कुछ सेकंड पहले, यानी कि एक साथ, यानी कि घंटी और भोजन एक साथ भी दे सकते हैं, या फिर उससे कुछ समय पहले लगातार कुछ प्रयासों तक दिया जाता है, तो वह उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के समान ही अनुक्रिया उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है, यानी कि ये होता है अनुबंधित उद्दीपक। अब देखिए किसी भी उद्दीपक, देखिए ये कंडीशन याद रखिएगा, किसी भी उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि वह प्राणी के ज्ञानेंद्रियों के पहुँच के भीतर हो, यानी कि कोई भी उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक तभी कहलाएगा जब तक वो आपके सेंस ऑर्गन्स या जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उसकी पहुँच में हों। ठीक, अब देखिए चौथा है आपका अनुबंधित अनुक्रिया क्या है। अब जब अनुबंधित उद्दीपक की वजह से प्राणी अनुबंधित अनुक्रिया करता है तो वो क्या कहलाता है, यानी कि मात्र घंटी की आवाज़ सुनते ही जब कुत्ता जो है लार स्राव करने लगा था, भोजन रखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, उसी को क्या कहा गया, कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, इसे क्या कहा गया, कंडीशनड रिस्पॉन्स कहा गया है। ठीक है, तो ये 4 टर्म इनकी थ्योरी में जानना जरूरी है, जो कि मैंने आपको बताया, CS UCS CR UCR। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इनकी थ्योरी में कुछ निर्धारक हैं, जैसा कि इसको मैं बता चुका हूँ। हाँ, अब डिलेड कंडीशनिंग क्या है और ट्रेस कंडीशनिंग क्या है, बैकवर्ड कंडीशनिंग क्या है। ठीक है, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरी चीज़, एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, अनुबंधित उद्दीपक के प्रकार क्या बताए गए हैं। अनुबंधित उद्दीपक यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस जो है उसके प्रकार मूलतः 2 प्रकार के हैं। एक एपिटेटिव होता है, दूसरा अवर्सिव होता है। यानी ऐसा अनुबंधित उद्दीपक जिसको देखते ही व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती हैं उस काम को करने की, जैसे खाना पीना दुलारना। या एपिटेटिव अनुबंधित उद्दीपक क्या होता है, स्वतः सुगम अनुक्रियाएं उत्पन्न करता है, जैसे खाना पीना या दुलारना। ये अनुक्रियाएं संतोष और प्रसन्नता प्रदान करती हैं। लेकिन जो विमुखी होती हैं, अवर्सिव होती हैं, उनकी क्या खासियत होती है, दूसरी ओर विमुखी अनुबंधित उद्दीपक जैसे शोर, कड़वा स्वाद, विद्युत आघात, पीड़ादायी सुई और दुखदायी और क्षतिकारक होते हैं। अवर्सिव का मतलब ऐसे उद्दीपक जिसकी वजह से व्यक्ति कोई क्रिया को करने से बचता है, उसे कहा जाता है अवर्सिव। और एपिटेटिव क्या होता है, ऐसे उद्दीपक जिसको मिलने के बाद व्यक्ति को उस अनुक्रिया के करने की दर में बढ़ोतरी होती है, उसे क्या कहते हैं, एपिटेटिव। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, कुछ नियम हैं इनकी थ्योरी से रिलेटेड, उसको भी जानना जरूरी है। जैसे क्लासिकल अनुबंधन की पूर्ण व्याख्या के लिए यह आवश्यक है कि उसमें सम्मिलित किए गए मुख्य तथ्यों का वर्णन किया जाए। जैसे उत्तेजन का नियम, लॉ ऑफ एक्साइटेशन, ये क्या है, देखिए इस नियम के द्वारा यह पता चलता है कि यदि तटस्थ उद्दीपक यानी कंडीशन स्टिमुलस को हम लोग तटस्थ उद्दीपक भी कहते हैं, यदि तटस्थ उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार उपस्थित किया जाता है
तो ऐसी अवस्था में तटस्थ उद्दीपक में प्राणी एक सामान्य उत्तेजन पैदा करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि तटस्थ उद्दीपक प्राणी को इस हद तक उत्तेजित कर देता है कि वह अनुबंधित अनुक्रिया करने के लिए तत्पर हो जाए। तो लॉ ऑफ एक्साइटेशन इसमें फॉलो होता है। दूसरा है आंतरिक अवरोध का नियम। आंतरिक अवरोध का नियम का मतलब क्या है? पावलोव ने यह देखने के लिए कि जब तटस्थ उद्दीपक के बाद स्वाभाविक उद्दीपक नहीं दिया जाता है तो क्या होता है, तो व्यक्ति उस अनुक्रिया को या कुत्ता उस अनुक्रिया को करने से दूर हटता है। इसको ऐसे समझिए, आंतरिक अवरोध का नियम क्या है, यानी कि पावलोव घंटी बजने के बाद भी जब कुत्ते को भोजन ना मिले तो इससे क्या हुआ, एक समय ऐसा आएगा कि कुत्ता जो है लार का स्राव करना, जो कि पहले केवल घंटी बजने पर करने लगता था, वो नहीं करेगा। तो ये क्या है, आंतरिक अवरोध का नियम पावलोव के अनुसार कहा गया है। ठीक है, अब अगला है बाह्य अवरोध का नियम। बाह्य अवरोध का नियम का मतलब एक्सटर्नल इन्हिबिशन, यानी कि ये क्या है, देखिए, जब सीखने के दौरान कोई नया उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक के साथ दिया जाता है तो इससे सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इस तरह के अवरोध को बाह्य अवरोध कहा जाता है। यानी पहले क्या था, देखिए, पहले भोजन के साथ एक नया उद्दीपक बेल यानी घंटी बजाई गई, तो उससे क्या हुआ कि कुत्ते का जो लार स्राव करने का जो दर था या मात्रा थी, थोड़े समय के लिए कम हो गई थी। तो ये क्या था, एक बाह्य उद्दीपक आ गया या कोई रोशनी या कुछ दूसरी चीज़ें आ गई जिससे कि क्या है, उसकी क्रिया में अनुक्रिया में कमी आई, इसे उन्होंने बाह्य अवरोध की संज्ञा दी है। आगे देखिए क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक तथा अनुबंधित उद्दीपक का कालिक क्रम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बताना जरूरी है कि जो कंडीशन स्टिमुलस है और जो टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस है, यानी जो यूएस है और जो यूसीएस है, ठीक है, कंडीशन माफ़ कीजिएगा, जो सीएस है यानी कंडीशन स्टिमुलस है और जो यूसीएस है यानी बेल और घंटी, ऐसे समझिए, घंटी और भोजन, उनके बीच का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी की वजह से लर्निंग का जो फेज़ होता है अनुबंधन का, वो इस्टेब्लिश होता है। तो इसको ध्यान से समझिए। पावलोव के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो अनुबंधित अनुक्रिया की शक्ति को निर्धारित करता है वह है अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी तथा स्वाभाविक उद्दीपक के बीच का समय अंतराल। ठीक है, यानी क्या है, देखिए, इन दोनों उद्दीपकों के बीच समय अंतराल जैसे जैसे बढ़ता जाता है सीखने की प्रक्रिया कमज़ोर होती जाती है। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि इन दोनों उद्दीपकों के बीच समय अंतराल बढ़ने से अनुबंधित अनुक्रिया की शक्ति कमज़ोर होती जाती है। कई मनोवैज्ञानिकों ने यह दिखला दिया है कि सीएस तथा यूसीएस का समय अंतराल 0.5 सेकंड होना चाहिए। देखिए, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि एक आइडियल कंडीशन क्या है जिससे अनुबंधन आसानी से हो सके, तो वो होता है 0.5 सेकंड आइडियल टाइम है। इससे कम या अधिक समय अंतराल रहने से, जैसा कि हर्गेनहान ने बताया है, यानी 0.2 या 2 से अनुबंधन का होना कठिन हो जाता है। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे गॉर्डन है, उन्होंने कहा कि अनुबंधन के लिए आदर्श समय अंतराल जो है 0.2 से 2 सेकंड तक की अवधि का होता है। अगर इससे लंबा अंतराल होता है तो सीएस और यूसीएस के बीच में साहचर्य स्थापित नहीं हो पाएगा। अब देखिए, जो कालिक क्रम है, टेम्पोरल सीक्वेंस है, ये भी 4 प्रकार का है। इसे समझिए क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो सबसे पहला प्रकार है उसको बोला गया है साइमल्टेनियस टेम्पोरल सीक्वेंस यानी समक्षणिक कालिक क्रम। ध्यान से समझिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। टेम्पोरल सीक्वेंस का जो सबसे पहला है साइमल्टेनियस टेम्पोरल सीक्वेंस। साइमल्टेनियस नाम से पता चल रहा, समक्षणिक, यानी इसमें क्या होता है, जो कंडीशन सीएस और यूसीएस दोनों को एक साथ प्रस्तुत कर दिया जाता है प्राणी के सामने। यानी बेल और घंटी यानी कि उद्दीपक घंटी तथा स्वाभाविक उद्दीपक भोजन को साथ साथ प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है, या फिर, ठीक है, साथ साथ उपस्थित किया जाता है, या फिर आगे देखिए क्या लिखा है, साथ ही साथ दोनों को हटा लिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं टेम्पोरल सीक्वेंस को साइमल्टेनियस। ठीक है, दूसरा प्रकार है इसका डिलेड टेम्पोरल सीक्वेंस यानी विलंबित कालिक क्रम। ये क्या है, देखिए, इस क्रम में अनुबंधित उद्दीपक जैसे घंटी को पहले ही बजा दिया जाता है और यह तब तक लगातार बजता रहता है जब तक कि स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन प्राणी के सामने नहीं दिया जाता है। यानी ऐसे समझिए, कंडीशन स्टिमुलस
पहले आ गया, घंटी पहले से बजाई गई और तब तक बजाई जाती है जब तक अनकंडीशन स्टिमुलस यानी भोजन प्राणी के सामने आ नहीं गया। यानी इसमें क्या होता है, पहले घंटी बजती है, बाद में भोजन आता है। कभी कभी तो तटस्थ उद्दीपक को भोजन देने के बाद भी उपस्थित रखा जाता है, और कभी कभी घंटी तब तक बजती रहती है जब भोजन भी आ गया, उसके बाद भी घंटी को बजाया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिलेड कंडीशनिंग। इसको क्या कहते हैं, डिलेड कंडीशनिंग। इसका फिगर भी मैंने बना रखा है, अभी इसको दिखाऊंगा। तीसरा है आपका ट्रेस टेम्पोरल सीक्वेंस। तीसरा है आपका ट्रेस टेम्पोरल सीक्वेंस यानी कि संकेत कालिक क्रम। ट्रेस का मतलब संकेत। इस तरह के अनुबंधित उद्दीपक में घंटी को पहले प्राणी के सामने बजा दिया जाता है, यानी पहले बेल बजा दी गई कंडीशन स्टिमुलस, फिर कुछ सेकंड तक बजने के बाद उसे हटा दिया। ठीक है, कुछ सेकंड बजने के बाद उसे हटा लिया जाता है और उसके बाद स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाता है। क्योंकि इस तरह के क्रम में अनुबंधित उद्दीपक पहले ही देकर हटा लिया जाता है, अतः प्राणी उस उद्दीपक द्वारा मन में छोड़े गए संकेत के प्रति ही अनुक्रिया करता है। यानी कि इसमें सिंपल सा समझिए, ट्रेस टेम्पोरल सीक्वेंस में ट्रेस इसको क्यों कहा गया, घंटी बजने के बाद हटा दी जाती है घंटी को और बाद में भोजन दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि घंटी की आवाज़ अब आपके पास सामने नहीं है, आपके पास केवल उसकी मेमोरी है, यादें हैं उस घंटी की, उसी को ट्रेस कहा गया है। तो जब ऐसा किया जाता है तो इसे बोला जाता है ट्रेस टेम्पोरल सीक्वेंस। ठीक है, यानी उद्दीपक देने के बाद हटा लिया गया, फिर भोजन उसे दिया गया। नेक्स्ट है आपका बैकवर्ड टेम्पोरल सीक्वेंस। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, पहले भोजन देते हैं, बाद में घंटी बजाते हैं। यानी जब यूसीएस पहले दिया जाता है और घंटी बाद में बजाई जाती है। सिंपल से वर्ड में समझिए, ये ऊपर के तीनों क्रम में उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, भोजन इस क्रम में भोजन पहले आता है यानी यूसीएस पहले आता है और घंटी बाद में यानी सीएस बाद में आती है। इसलिए इसे बैकवर्ड कंडीशनिंग कहते हैं, क्योंकि ऊपर के तीनों से इसमें हम लोग उल्टा काम करते हैं। बाकी के जो तीनों थे उसमें हम लोगों ने सीधा पहले घंटी बजाई फिर भोजन दिया, तो उससे हम लोग ने फॉरवर्ड कंडीशनिंग कही। अच्छा, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन चारों में से किसे हम लोग बैकवर्ड कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं, तो वो बैकवर्ड टेम्पोरल सीक्वेंस जो है बैकवर्ड कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पेपर में कि इन चारों में से जो अनुक्रिया के होने की दर सबसे तेज किस सीक्वेंस में होती है, तो ये याद रखिएगा। नवीनतम अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि विलंबित अनुबंधन यानी डिलेड कंडीशनिंग में अनुबंधित अनुक्रिया के होने की दर सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो डिलेड कंडीशनिंग है इसमें कंडीशनिंग की प्रक्रिया जो है बहुत तेज होती है। ठीक है, अब इसकी फिगर को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, जैसा मैंने फिगर दे रखा है, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, इसको समझने की कोशिश करिएगा। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में क्या है, जैसा कि मैंने बताया सीएस और यूसीएस को एक साथ प्रस्तुत कर दिया जाता है प्राणी के सामने, तो इसको साइमल्टेनियस कंडीशनिंग कहा गया। अगला है देखिए आपका डिलेड कंडीशनिंग। डिलेड कंडीशनिंग के लिए आइडियल समय जो पैवलो की थ्योरी में बताया गया है 0.5 सेकेंड, यानी कि 0.5 सेकेंड से ज़्यादा का अगर गैप होगा तो अनुबंधन की प्रक्रिया या साहचर्य स्थापित आसानी से नहीं हो पाएगा। तो देखिए डिलेड कंडीशनिंग में क्या है, घंटी पहले बजी, उसके 0.5 सेकेंड बाद भोजन दिया गया, तो इसे कहा गया डिलेड कंडीशनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो तीसरा हम लोगों ने पढ़ा ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग में जैसा देखिए बताया था कि भोजन माफ़ कीजिएगा, घंटी बजने के बाद हटा लिया गया, उसके मतलब घंटी हटने के बाद थोड़ी देर बाद भोजन दिया गया, तो इसको कहा गया ट्रेस कंडीशनिंग। यानी कि इसकी केवल एक धुंधली यादें बची, लाइव घंटी नहीं बज रही है, तो जब इसे कहा गया ट्रेस कंडीशनिंग। और बैकवर्ड कंडीशनिंग अभी जस्ट बताया कि इसमें पूरे तीनों प्रोसेस का उल्टा ही काम होता है। यानी क्या, इसमें क्या करते हैं, भोजन पहले दे दिया जाता है प्राणी को, अनकंडीशनल स्टिमुलस पहले दे दिया गया और घंटी जो है बाद में बजाई गई।
तो इसी को कहा गया बैकवर्ड कंडीशनिंग। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा है, इसको देखिएगा। इफ़ स्टिमुलस प्लीजर गिविंग देन नंबर ऑफ ट्रायल्स मोर्स, यानी कि अगर जो उद्दीपक है आनंददायक है तो आप किसी भी चीज़ को बहुत देर में सीखेंगे, बहुत कोशिश करने के बाद। और अगर स्टिमुलस अवर्सिव है, जैसे कि अभी शुरुआत में मैंने बताया था, विमुख करने वाला, तो आप एक ही ट्रायल में चीज़ों को सीख जाएंगे। जैसे गर्म बर्तन को आप एक ही बार छूने पर सीख जाते हैं कि हाँ गर्म बर्तन नहीं छूना चाहिए, उससे हाथ जल जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सीक्वेंस जिसको मैंने बताया। अब आगे देखते हैं, तो देखिए आगे क्या है। इनकी थ्योरी में बहुत से टर्म्स हैं, लेकिन खास टर्म्स को ही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आप लोगों के सामने, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और उसका कोई मतलब भी नहीं है। अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन क्या है यहाँ पर। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, जब कई उद्दीपक प्राणी के सामने दिए जाते हैं और प्राणी केवल उन्हीं उद्दीपकों पर रिस्पॉन्स करता है जो उसके लिए सूटेबल हो, फिट होते हैं, और बाकी के स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो उसकी इस एबिलिटी को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, अगला है, देखिए इसमें 7वां है उच्चतर कोटि अनुबंधन, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं बताऊंगा। पेवलोवियन अनुबंधन में यह स्पष्ट रूप से दिखलाया गया है कि किसी भी अनुबंधित उद्दीपक को अनुबंधन के आगे की प्रक्रिया में स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यानी इसमें कहा गया है, पहले जो अनकंडीशनड स्टिमुलस था, आगे चल के एसोसिएशन होने के बाद, साहचर्य होने के बाद कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है, और कंडीशन स्टिमुलस आगे के लिए जो यूसीएस था वो बाद में सीएस बन जाता है। इसको एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए क्या है, यदि घंटी की आवाज़ एक कंडीशन स्टिमुलस है और भोजन यूसीएस है तथा लार स्राव सीआर के रूप में स्थापित हो चुका है, जैसा कि मेन प्रोसेस है, तो अब घंटी को हम यूसीएस के रूप में आगे प्रयोग कर सकते हैं। यानी पहले घंटी जो उस कुत्ते के लिए कंडीशनड स्टिमुलस का काम कर रही थी, अब साहचर्य स्थापित हो जाने के बाद आगे के लिए हम उसी घंटी को यूसीएस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि पहले यूसीएस के रूप में भोजन को प्रयोग किया जाता था, लेकिन आफ्टर कंडीशनिंग अब हम लोग घंटी को ही यूसीएस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यानी इस तरह जब रोशनी तथा घंटी को बार बार संयोजित कर प्राणी के सामने रखा जाता है, तो लार स्राव की अनुक्रिया जो पहले घंटी की आवाज़ पर होती थी, अब वो मात्र रोशनी जलने से ही होने लगी। यानी पहले जो लार स्राव की प्रक्रिया घंटी के बजने से होती थी, अब बार बार रोशनी जलाने पर और घंटी बजाने पर ही कुत्ता जो है लार स्राव की अनुक्रिया करने लगा। यानी रोशनी जो है, लाइट, वो अब कंडीशनड स्टिमुलस हो गई है, और यूसीएस क्या हो गया है आपका, घंटी। ठीक है, इसी को कहा गया है सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग। ठीक है, इसी को क्या कहा गया है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग। अब अगला जो टर्म है, देखिए क्या है, स्वतः पुनर्लाभ, बाह्य अवरोध निवारण तथा पुनर्अनुबंधन। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, उतना इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है ये, इसको एक बार देख लीजिएगा और ना समझ में आए तो पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। रीइंफोर्समेंट ये इम्पॉर्टेंट है इनकी थ्योरी में भी। रीइंफोर्समेंट क्या है, पेवलोवियन अनुबंधन में पुनर्बलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पेवलोव के प्रयोग में भोजन एक प्रकार का क्या है, पुनर्बलन है, जो कुत्ते को लार स्राव की अनुक्रिया करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। सचमुच में भोजन यहाँ एक मुख्य पुनर्बलन का उदाहरण है। जब कोई दूसरा न्यूट्रल स्टिमुलस जैसे घंटी को बार बार भोजन के साथ संयोजित कर प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में उस तटस्थ उद्दीपक में भी मुख्य पुनर्बलन यानी प्राइमरी रीइंफोर्समेंट का गुण आ जाता है। यही कारण है कि पेवलोव के प्रयोग में कुछ प्रयासों के बाद कुत्ता मात्र घंटी की आवाज़ पर ही लार स्राव करने की अनुक्रिया करता था। ठीक है, जब एक तटस्थ उद्दीपक में मुख्य पुनर्बलन का गुण आ जाता है, अब ध्यान समझिएगा, जब एक तटस्थ उद्दीपक यानी कंडीशन स्टिमुलस यानी घंटी में
मुख्य पुनर्बलन का गुण आ जाता है, यानी भोजन का गुण आ जाता है, तो इसे हम लोग सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट कहते हैं। यानी एक तटस्थ उद्दीपक में मुख्य पुनर्बलन का गुण बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि बीच बीच में तटस्थ उद्दीपक के साथ साथ मुख्य उद्दीपक भी दिया जाता रहे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आगे, देखिए क्या है इनकी थ्योरी में मुख्य बात। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आधुनिक शोधों से यह पता चला है कि आई थिंक विजिबल है। आधुनिक शोधों से यह पता चला है कि क्लासिकी अनुबंधन का दैहिक आधार मस्तिष्क की एक विशेष संरचना, जिसे लघु मस्तिष्क यानी सेरेबेलम कहा जाता है, होता है। लघु मस्तिष्क सामान्यतः शारीरिक गतियों में समन्वय बनाकर रखने के लिए उत्तरदायी होता है। मनुष्यों पर भी किए गए नवीनतम अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि जिन व्यक्तियों का लघु मस्तिष्क किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है, उनमें क्लासिकी अनुबंधन के नियमों के आधार पर अनुक्रिया को सिखलाया नहीं जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट था, सेरेबेलम। ठीक है, अब आगे देखिए कुछ इनकी थ्योरी की आलोचनाएं हैं। जैसे क्या आलोचनाएं हैं, इनके अनुसार सीखने के लिए अर्थात उद्दीपक एवं अनुक्रिया में संबंध स्थापित करने के लिए पुनर्बलन का होना अनिवार्य है। किसके लिए अनुसार? पेवलोव के अनुसार। क्यों? क्योंकि एक उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांतवादी हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जैसे टॉलमैन हैं, हॉर्नजिक हैं, इन्होंने और ब्लेजेट हैं, इन्होंने चूहों पर प्रयोग करके दिखला दिया है कि टॉलमैन, हॉर्नजिक और मनोवैज्ञानिक का विचार है कि इन्होंने ये दिखाया है कि सीखने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि पेवलोव क्या कहते हैं, सीखने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता है। ये पहली आलोचना ये है। इसको एक बार अपने लेवल से भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं पूरा इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, केवल मेन पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, पेवलोव ने क्या कहा था कि किसी भी अनुक्रिया को सीखने के लिए उस अनुक्रिया को बार बार व्यक्ति को करना पड़ेगा, तभी वो सीख पाएगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि स्वाद विमुखता की अनुबंधता के लिए भी इस तरह की परामर्शार्थ यूज और यूसेज की पुनरावृत्ति की जरूरत नहीं होती है। यानी सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व अधिक है पेवलोव के सिद्धांत के अनुसार। बल्कि कई मनोवैज्ञानिकों ने यह प्रूव करके दिखला दिया है कि कई अनुक्रिया ऐसी होती हैं जिससे मात्र एक बार में ही इंसान सीख जाता है। जैसे वही गर्म बर्तन को छूने से पहली बार में इंसान ये सीख जाता है कि गर्म बर्तन नहीं छूना चाहिए। तीसरी आलोचना यह है कि मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा है कि पेवलोव के सिद्धांत में जो कुत्ता था पूर्ण रूप से निष्क्रिय होता है और उसे एकदम मैकेनिकल बना दिया गया है, यानी वो स्वतंत्रतापूर्वक होकर कोई भी अनुक्रिया नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या है, वैसी परिस्थिति में सीखने की व्याख्या इतनी यांत्रिक नहीं होती जितनी कि पेवलोव ने अपने सिद्धांत में कर रखी है। ठीक है, यानी और सारे मनोवैज्ञानिकों का कहना ये था कि इतना मैकेनिकल सिस्टम इन्होंने बना दिया था कि कुत्ता स्वतंत्रतापूर्वक कुछ कर नहीं सकता था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, अगला पॉइंट है यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी इनकी इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है इनकी थ्योरी का। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है 1920 में वॉटसन तथा रेनर ने एक विशेष प्रयोग करके यह दिखला दिया गया कि व्यक्ति में डर के संवेग को क्लासिकी अनुबंधन के द्वारा सीखा जा सकता है या डर के अनुबंधन को सिखाया जा सकता है। पहला इम्पोर्टेंस यह है। इसमें एक प्रयोग था अल्बर्ट वाला, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा है, इसमें इन्होंने अपने अध्ययन में ये बताया कि क्लासिकी अनुबंधन स्वास्थ्य के संबंध में भी बहुत सारे प्रश्नों या समस्याओं की व्याख्या करने में सक्षम है। इस पॉइंट को भी देख लीजिएगा अपने लेवल से। तीसरा इन्होंने बताया इनकी थ्योरी का महत्व है क्लासिकी अनुबंधन की भूमिका शरीर के प्रतिरक्षक तंत्र के कार्यों को भी समझने में पर्याप्त होता है। तीसरा महत्व इनकी थ्योरी का ये है। और चौथे की बात करें तो देखिए क्या है, चौथा है तनाव उत्पन्न पीड़ा शून्यता। तनाव उत्पन्न पीड़ा शून्यता को भी क्लासिकी अनुबंधन द्वारा समझने की कोशिश की गई है। ठीक है, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। पांचवा है आपका लैंगिक उत्तेजन की भी व्याख्या क्लासिकी अनुबंधन से मनोवैज्ञानिकों ने किया है। जैसे व्यक्ति को अलैंगिक वस्तुओं जैसे जूता, रुमाल, विशेष गंध आदि के प्रति क्लासिकी अनुबंधन के नियम द्वारा अनुबंधित किया जा सकता है। तो यह है आईपी पेवलोव की थ्योरी, जिसे मैंने डिस्कस की अपने लेवल से। अगर आज के टॉपिक में आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो मुझे आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं,
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।